पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ही एक पहचान है। उन्होंने कहा कि भाजपा पदाधिकारियों के जनता नाम तक नहीं जानती है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। सिंह मंगलवार को ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों और कार्यकारिणियों की बैठक में उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि लोगों को खरीदने का काम करती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कैसे चुनावी गणित बदल दिया गया, हमें इसे गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करती है। जितेंद्र सिंह बोले, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का कोरा ढिंडोरा पीट रही है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी और जेजेएम दोनों ही योजना धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर पाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेयजल को लेकर पूरे प्रदेश में अभी त्राही होने वाली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पानी की समस्या को लेकर मंडल स्तर पर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदर्शन करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अफीम, डोडा चूड़ा स्मैक के बाद नशे की गोलियों के सौदागर पर बोला धावा। नाम बदला, काम बदला, पर चाल बदले बिना राहत नहीं मिली। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि लंबे समय से जोधपुर रेंज के ग्रामीण हलकों में गुजरात से नशे की गोलियां आपूर्ति होने की जानकारी खुफिया सूत्रों से प्राप्त हो रही थी। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी को विकसित कर गुजरात से लाकर राजस्थान में आपूर्ति करने के एक मुख्य सूत्रधार अशोक सिरोही एवं मुकेश जाट निवासी चांदीलाय पुलिस थाना कापरेडा जिला जोधपुर ग्रामीण का नाम प्रमुखता से सामने आया है। अशोक सिरोही पिछले 4 वर्षों से गंगानगर जिले में नशे की गोलियों की आपूर्ति के मामले में फरार चल रहा था। अशोक पर गंगानगर से 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। गंगानगर में पहली बार मादक द्रव्यों की तस्करी में नाम आने के थोड़ा विचलित जरूर हुआ। अशोक पर फिर गंगानगर से जोधपुर मुख्यालय बदलकर धंधा बदस्तूर जारी रखा। पुलिस लगातार नशे की गोलियों के आपूर्तिकर्ता को ढूंढती रही। इधर शातिर अशोक नशे की गोलियों का काम लगातार चलता रहा। सतर्कता व शातिरपने की हद ऐसी कि पिछले 4 वर्षों में किसी भी प्रकरण में नाम तक नहीं आया था। अशोक सिरोही का अशोक की कहानी भी एक गुमराह आम युवक की कहानी है रही। 9वीं में फेल होकर दूध की डेयरी का काम शुरू किया। घूमने फिरने के शौकीन अशोक को एक ही दुकान पर दिन भर बैठे रहना पसंद नहीं आया, तो कार ड्राइविंग सीखकर एक प्राइवेट टूरिस्ट फार्म में ड्राइवरी करने लगा। ड्राइवरी करती जगह जगह घूमते हुए अशोक का संपर्क गुजरात, गंगानगर एवं सांचौर के नशे के सौदागरों से हो गया। चोर चोर मसूरे भाई की तर्ज पर सबने मिलकर एक गैंग बनाकर टूरिस्ट गाड़ियों में नशे की गोलियों का कारोबार फैला लिया। देखिए, इस ऑपरेशन जैसा आप जानते हो काफी लंबे समय से नशे के कारोबारियों के शिकंजा कसने के लिए कमर कस रखी है साइक्लोन टीम ने। उसी कड़ी में 90वीं कार्रवाई है हमारी। इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन कलिंग। ऑपरेशन कलिंग इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि ये अशोक था, जो आरोपी था इसका नाम अशोक था। ये एक तरीके से इसका आखिरी युद्ध था जिसमें यह पकड़ा गया और अब नशे के व्यापार से तौबा करके यह परचून की दुकान खोलना चाहता था पुणे में। इसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन कलिंग रखा। नशे के मुख्य 5 अवयव आप देखेंगे मादक द्रव्यों के। एक होता है अफीम, दूसरा होता है डोडा चूरा, तीसरा स्मैक, चौथा आजकल लिमडी का प्रचलन है, 5वां है नशीली गोलियां। तो यह नशीली गोलियों का एक बहुत बड़ा आपूर्ति करता था। गुजरात से लाकर जोधपुर, गंगानगर तक नशीली गोलियों की तस्करी का यह व्यापार इसका बड़े लंबे समय से फल फूल रहा था। गंगानगर में वांटेड भी था, पिछले 4 साल से वांछित भी चल रहा था, फरार था। पुणे में अभी फरारी काट रहा था ये, और इसने अपना नाम भी बदल रखा था। कहते नाम बदला, काम बदला, और चाल नहीं बदली। तो जब तक चाल नहीं बदलेगी तब तक पुलिस का शिकंजा हमेशा उसकी गर्दन तक पहुंचना है। तो चाल नहीं बदली तो हम पहुंचे वहां तक। पुणे से एक लग्जरी बस में, एसी बस में, जोधपुर कुछ पूंजी के सिलसिले में आते हुए रास्ते में इसको हमने बस से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो यह हेगड़ी दिखाता रहा, छद्म कागज दिखाता रहा कि मेरा नाम विक्रम है, और हमारी टीम का शोध पूरा था इस पर। हमने जब सारी कलाई खोली तो यह टूट गया और इसने स्वीकार कर लिया कि यह वही अशोक है जो पिछले 4 सालों से गंगानगर से फरार है और जो नशे की गोलियों का एक मुख्य आपूर्ति करता है। तो इसकी गिरफ्तारी के साथ एक बड़े चैनल के बंद होने की संभावना है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब तक समाज अपराधियों के खिलाफ
अलख जगाकर नहीं उठ खड़ा होगा। यह रक्त बीज की तरह पनपते रहेंगे। हम एक एक करके गिनकर इनको पकड़ते रहेंगे और यह 10-10, 100-100 की संख्या में पैदा होते रहेंगे। तो समाज आगे खड़ा हो, पुलिस उद्यत है, कृत संकल्प है, कटिबद्ध है। हम दिन रात काम करने को तैयार हैं। बस आप हमारा साथ दो, समाज साथ आए। हम समाज से अपराध और आपराधिकता को बिल्कुल निर्मूल करके समाज को निर्मल समाज बनाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनहित सेवा संस्थान जोधपुर राज्य की ओर से ईद उल फितर, युवा नववर्ष और नवरात्रि के पावन पर्व को कुष्ठ तट एवं गौ माता की सेवा करके मनाया गया। संस्था की प्रदेश संरक्षक बिल्किश बानो अब्बासी ने बताया कि सर्वधर्म संभाव हमारी परंपरा को निभाते एवं ईद व हिंदू नववर्ष नवरात्रि के अवसर पर कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों को फल फ्रूट एवं मिठाई वितरित की गई और मंडोर स्थित गौशाला में गौ माता को हरा चारा खिलाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा और विशेष अतिथि उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी, क्षेत्रीय पार्षद मयंक देवड़ा, अन्य इत्यादि मौजूद रहे। मैं बिल्किश बानो जनहित सेवा संस्था की तरफ से आज ईद उल फितर व नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि हमने ईद का पर्व व नव वर्ष बहुत ही अच्छे और साधारण तरीके से मनाया, जिसके अंदर हमने कुष्ठ रोगियों व गौ सेवा के अंदर अपना दिन बिताया। उनके लिए फल वितरित किए, बिस्किट वगैरह और गौ माता को चारा डाला, जिससे कि मेरे को कुछ प्रसन्नता हुई। और ऐसा ही संदेश हमारे धर्म में, हमारे मजहब में और हमारा त्यौहार देता है। इस एक महीने की खुशी के अंदर यही सब सीखा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी और यूजीसी नेट क्वालिफाइड डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय जाने से रोकने के बाद मौन सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की। गोरखपुर में शाहपुर थाने की पुलिस ने उन्हें डीटीयू विश्वविद्यालय जाने से रोकने के लिए उनकी घर के बाहर तैनात कर दी थी। इसके बाद डॉक्टर मल ने सड़क पर बैठकर मौन सत्याग्रह करने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि यह कदम उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए। डॉक्टर संपूर्णानंद मल, अगर मुझे पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो मैं सड़क पर बैठकर मौन सत्याग्रह करूंगा। यह मेरे सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और समाज की सेवा में दी है। डॉक्टर मल के घर के पास शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर नीरज कुमार राय, महिला एसआई, 3 दरोगा और 4 कांस्टेबलों की टीम तैनात की गई थी। पुलिस ने उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया था ताकि वह विश्वविद्यालय जाने में सफल ना हो सके। डॉक्टर मल ने आरोप लगाया कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और तथाकथित कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता को नजरअंदाज किया जा रहा है। डॉक्टर मल दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके हैं और उन्होंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है। बावजूद इसके उन्हें अयोग्य करार दिया गया। अब वह इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मल, यह सत्याग्रह सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि उन सभी योग्य छात्रों और शिक्षाविदों के लिए है जिन्हें सरकार और प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि यह घटना गोरखपुर और आसपास के इलाकों में शिक्षा और अप्रशासनिक अधिकारियों पर बहस का नया मुद्दा बन गई है। डॉक्टर मल के समर्थन में कुछ स्थानीय लोग और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग सामने आए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को ऐसे योग्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। वर्तमान में गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस इस मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाई करते। डॉक्टर मल ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते वह अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। इस मुद्दे के समाधान की दिशा और आगे की घटनाओं पर हमारी नजर बनी है। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको इस मामले में नवीनतम अपडेट देते रहेंगे। कार्यक्रम इनका है और क्या चाहते हैं ये, क्या इनकी समस्याएं हैं, और समस्या से लगभग सब लोग अवगत भी हैं, लेकिन हम जानेंगे इन्हीं से कि डॉक्टर साहब नमस्कार। वेलकम। ये आज के डेट में आज 1 अप्रैल है
आज क्या कार्यक्रम आपका है? हमारा कोई कार्यक्रम हमारा ये है कि हमें हमारा जीवन और हमारा सम्मान वापस दे दे विश्वविद्यालय जी। और इस विश्वविद्यालय में मैं 2003 में, और सबसे बड़ी बात ये कि यदि मैं योग्य नहीं इस विश्वविद्यालय में, तो इस विश्वविद्यालय के 300 आचार्य योग्य हैं। मैं प्रथम श्रेणी पीजी और यूजीसी नेट हूँ। मुझे अयोग्य ठहराने वाला इस देश के 145 करोड़ में कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं रेगुलेशन एक्ट और रेगुलेशन एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अखिल भारतीय परीक्षा उत्तीर्ण हूँ, जिसके सर्टिफिकेट पर एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप लिखा रहता है। हमको कोई नहीं कर सकता। हमारी एलिजिबिलिटी शासनादेश या वाइस चांसलर की व्याख्या का विषय नहीं है। इन लोगों ने हमको टर्न डाउन किया 2008 में। 2003 में मेरी नियुक्ति मानदेय पद पर, प्रवक्ता पद पर मानदेय रूप में हुई थी। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के आधार पर समन्वय के संस्तुति और जो है अनुमोदन वाइस चांसलर के और रजिस्ट्रार के आर्डर से हुई थी, और वह कंटिन्यू चल रहा था। 2008 में एक मित्तल वाइस चांसलर जो फ्रॉडुलेंट जिनकी नियुक्ति थी, और जो बाद में उनका स्टे निरस्त हुआ और वो जो है बर्खास्त किए गए, उनका पीएफ पेंशन सब रद्द कर दिया गया, गवर्नर ने जब्त कर लिया। तो उन्होंने हमको जो है अयोग्य घोषित किया। मैं विश्वविद्यालय से 14 मार्च को एक चिट्ठी लिखा था, इसी 14 मार्च को, 25 को, और एक पत्र मैंने 1 सितंबर 2024 को ऑनरेबल वाइस चांसलर को, और उसकी एक प्रति ऑनरेबल जो गवर्नर हैं, जो कुलाधिपति भी हैं विश्वविद्यालय की, उनको लिखा था। किसी के कान में कोई कुछ नहीं सुनाई दिया, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी। अनगिनत पत्र इस दौरान मैं देता रहा। मैं एक ही सवाल कुलपति जी से पूछना चाहता हूं कि कुलपति महोदया से, कि वो ये बताएं कि हमको अयोग्य ठहराने का अधिकार उनको किसने दिया, किस क्लाज में हमको अयोग्य, क्यों हमको, और उसके बाद अयोग्य ही नहीं ठहराया। उन्होंने रेगुलेशन को नहीं वायोलेट किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, वरन लेटर के अंत में जो टर्मिनेशन पत्र है, अप्रूवल टर्मिनेशन पत्र, उसमें लिखा गया है कि तथाकथित नियुक्ति वो बताएं कि विश्वविद्यालय में क्या होती है। अपनी ही प्रक्रियागत नियुक्ति को तथाकथित कहना, ये बताएं कि वो क्या कर रही हैं, विश्वविद्यालय क्या कर रहा है इस संदर्भ में, ये किस तरीके से वो तथाकथित करके उन्होंने जो मेरा मान सम्मान जो सब कुछ समाप्त किया है, बताइए उसके लिए क्या मैंने कहा है विश्वविद्यालय मेरे मानहानि के लिए 10 करोड़ रुपए दे। वो रुपए में नहीं तौला जा सकता। मेरा जब इन्होंने टर्न डाउन मुझे किया था, जब मेरा अप्रूवल निरस्त किया था, मेरा जीवन, मेरा सम्मान, अनुशासन, चरित्र, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, सब कुछ तो छीन लिया। मेरी सामाजिक हैसियत को धूल धूसरित कर दिया। क्या छोड़ा था इन्होंने? तो अब ये दे दें। और मुझे आज 3 काम करना था। 2 बजे ऑनरेबल गवर्नर का पुतला फूंकना था, इफिगी बर्न करना था ऑनरेबल गवर्नर का, और दूसरा काम ये करना था कि मुझे कुलपति आवास के ठीक सामने मौन सत्याग्रह, शांतिपूर्ण ढंग से मौन सत्याग्रह करना था, अनिश्चितकालीन मौन सत्याग्रह, जब तक अंटिल हमारी डिमांड है बिन टू बी मेड। सो जो है वो करना था। तीसरा, मुझे अगेंस्ट क्रिमिनल केस अगेंस्ट जो है वायोलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रेगुलेशन विश्वविद्यालय के विरुद्ध दायर कराना था। ये 3 चीज़ कराना था 2 बजे से। हमको थाने में शाहपुर सर जो है नीरज सर ने बुलाया था। नीरज सर, मैंने उनसे कुछ सलाह लेनी चाहिए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आइए। मैं गया था, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने और सीईओ श्री रवि सिंह जी ने, गोरखनाथ के सीईओ, उन्होंने भी हमसे हमारी बात हुई। कहे डॉक्टर साहब ये पुतला फूंकना ऑनरेबल गवर्नर का आप ये निरस्त कर दीजिए अपना कार्यक्रम। मैंने निरस्त कर दिया है, मैं पुतला नहीं फूंकूंगा, लेकिन वाइस चांसलर के बंगले के सामने शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करूंगा। अभी मैं 2 बजे यहाँ से मूव करूंगा। इसमें भी यदि प्रशासन रोकेगा तो मैं जहाँ रोकेगा सड़क के ऊपर वहीं सत्याग्रह करूंगा। अब विश्वविद्यालय रूल का वायोलेशन तोड़ के विश्वविद्यालय चलेगा। मुझे क्यों अयोग्य घोषित किया गया? किसने राइट दिया इस विश्वविद्यालय प्रशासन को? जब इन्होंने मुझे एलिजिबिलिटी नहीं दी। इनके शासनादेश को मैं क्या समझता हूँ? इनका शासनादेश जो सर्कुलर के, जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर के लेटर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके शासनादेश में 33% या 99%, हम 33% BA पाए हों
99% इससे क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स हैविंग 55% मार्क्स इन एमए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल विल गो टू नेट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द पासिंग एग्जामिनेशन ही एंड सी विल एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। सो व्हाट, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है कि हम किस शासनादेश को नोटिस लें? हम इनके पूरे जितना भी कानून तोड़ के विश्वविद्यालय चल रहा है, चलने ही नहीं दूंगा विश्वविद्यालय को। आज अभी मैं निकल रहा हूं, प्रोसीड कर रहा हूं। मैं जो है ऑनरेबल गवर्नर का पुतला बर्न नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मांग करने की कोशिश करता हूं, ये प्रशासन जिन लोगों ने मुझे इसके लिए राजी किया है वो जाके बता दें इस विश्वविद्यालय के प्रशासन से, वाइस चांसलर से, कि गांधी विश्वविद्यालय की तरफ आ रहे हैं। मुझे देखता हूं कौन रोकता है। इस देखना यही है कि कौन रोकता है। यदि हम इनजस्टिस होने देंगे, कानून तोड़ के सच्चा चलेगी, विश्वविद्यालय चलेगा, नहीं चलने दूंगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर में मिडनाइट फ्लेम थीम लंच पार्टी का आयोजन 1 अप्रैल 2025 को किया गया। संस्थान परिसर के प्रशिक्षण रेस्टोरेंट में तृतीय वर्ष की ग्रुप बी द्वारा अनूठे थीम लंच का आयोजन किया गया, जिसमें संकाय सदस्य, छात्र और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस विशेष लंच का थीम मिडनाइट फ्लेम के रंगों ब्लैक एंड रेड से सजाया गया, जो अपने आकर्षक संयोजन और विशिष्ट सजावट के कारण अतिथियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ। छात्रों ने इस थीम के अनुरूप मेन्यू तैयार किया, जिसमें व्यंजनों की रंग संगति का विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से वाटरमेलन मेश, रेड मंचूरियन, चॉकलेट आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरी जैसे विशिष्ट व्यंजनों को परोसा गया। लाल और काले रंगों की थीम पर आधारित डेकोर, सर्विस स्टाइल और ड्रेस कोड ने इस कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। रेस्टोरेंट को लाल और काले फूलों, मोमबत्तियों और अन्य सजावटी सामग्रियों से सुंदर रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम के सफल संचालन में पलक, पूर्वा, तनिष्क और यश ने विशेष रूप से भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्तियों, होटल उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञों और कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की। सभी ने भोजन के स्वाद, प्रेजेंटेशन और संपूर्ण अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं और उनकी क्रिएटिविटी और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। नीतीश विलियमसन हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज देखता हूँ उम्मेद भवन पैलेस में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से हमारा पुराना संबंध है। यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट्स पास आउट्स हैं जो कि ताज के विभिन्न होटल में काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्रोत है जहाँ से हम टैलेंट पाते हैं। और आज बड़ी खुशी हुई है ये थीम लंच का जो ऑर्गेनाइज किया है इस कॉलेज ने, वो अटेंड करके। होटल व्यवसाय ऐसा है कि जिसमें नॉलेज के साथ में स्किल कंपोनेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये देख के खुशी होती है कि यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के प्रिंसिपल ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं कि सिर्फ किताबी पढ़ाई के अलावा ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे इंस्टेंसेस को वो बढ़ावा देते हैं जिससे कि बच्चों की स्किल, जो उनकी काम करने की क्षमता है, वो डेवलप होए, और ये आगे चल करके बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चों को आगे अच्छा रोज़गार मिलने में सहायता मिलती है। और किस लेवल का रोज़गार, क्या वो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी सेलेक्ट होते हैं या फिर एज ए एम्प्लॉय सेलेक्ट होते हैं, ये इन छोटे छोटे प्रयासों से बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें। तो बड़ा अच्छा लगा आज ये अटेंड करके थीम लंच, और मैं अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कॉलेज को कि वो इस तरह से हमारे लिए एक अच्छे टैलेंट की खेप तैयार कर। थैंक यू। और आप लोगों को इन्वाइट करते हैं, और इससे क्या ना, बच्चों को एक नई मोटिवेशन मिलती है और आगे का पता चलता है कि इंडस्ट्री कैसी है। बिकॉज हमारे से इंट्रोडक्शन होता है, हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें नए टैलेंट ढूंढने के लिए इजी होता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे आज बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह के उन्होंने फूड बनाया है, और अभी एक नया टैलेंट हमारे सामने आ रहा है, और जो इस इंडस्ट्री को ना एक नई, कहते हैं ना, एक नया आयाम की तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चे बहुत टैलेंटेड है, और यहाँ के जो फैकल्टीज है ना, वो उनके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं।
विशाल गौतम मेरा नाम है, बाय प्रोफेशन में शेफ हूँ और अभी मैं पाल हेरिटेज होटल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है आज हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने एक थीम पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था। ये थीम पार्टी उनके करिकुलम का एक पार्ट है, जिसमें वो एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट तैयार करते हैं और उसी थीम पे खाना बनता है और उसी थीम पे खाना सर्व किया जाता है। इन थीम को करने से स्टूडेंट्स में एक आत्मविश्वास पैदा होता है तथा वो नए सर्विस के नए आयाम सीखते हैं। तो विभिन्न तरीके से सर्विस करना वो सीखते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जब वो होटल में काम करें तो अधिक से अधिक व्यवसाय कर सके। चूंकि ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये इस थीम की वजह से ही उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि और वो इतने निपुण हैं अपने काम में कि अभी तक इनमें कई बच्चों को 5 से ज्यादा नौकरियां मिल चुकी हैं। अभी और कई कंपनियां भी आनी हैं और इस वर्ष हमारे सभी छात्र अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट उनको मिल जाएगा, ये हम आशा करते हैं। कुछ हमारे छात्र मर्चेंट नेवी में भी इस साल गए हुए हैं, कुछ छात्र जर्मनी में भी गए हैं और कुछ छात्र ऑस्ट्रिया में गए हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो ये स्कोप जो हम देते हैं छात्रों के भविष्य के लिए, ये बहुत ही उत्तम है। और आज के दिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो रोजगार देती है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम चलते रहे और इसमें हम हमारे जो अतिथिगण आए थे, ताज हरी के HR मैनेजर, रास के एग्जीक्यूटिव शेफ, इन लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि ये आते रहते हैं और हमारे छात्रों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में क्षेत्रीय योजना विकास के अंतर्गत विधायक कोटे से स्वीकृत 42,33,000 की लागत से कक्षा निर्माण के कार्यों के लिए आज मारवा विधायक केसरराम चौधरी ने आज शिलान्यास किया। विद्यालय प्राचार्य राजीव सैनी एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा विधायक का माला साफा द्वारा बहुमान किया एवं उनका आभार जताया। इस मौके पर विधायक ने अपनी संबोधन में विधायक के विकास के लिए हर संभव मदद सहायता करने का आश्वासन दिया। शिलान्यास कार्यक्रम में अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापिला एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। वैष्णो देवी आने वाली महिला यात्री हो या जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा आज से सरकारी बस में मुफ्त यात्रा शुरू कर दी गई है। वहीं कई महिलाओं ने यह सरकार का सबसे अच्छा कदम बताया है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां जो हजारों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह चलती थी, वह महिलाएं जो काम के लिए घर से दूसरी जगह बस का सफर करती थी, उनके लिए आज से बस सेवा फ्री है। वहीं सरकार ने कहा कि सरकार का जय काम सराहनीय है और आने वाले दिनों में सरकार जम्मू कश्मीर के लिए और भी कई काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ आज से किराए में 7% बढ़ोतरी की गई है। एक तरफ महिलाओं को रहता है तो दूसरी तरफ लोगों को अपनी जेब और खाली करनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं और बस में सफर करना भी महंगा हुआ है। औरतों के लिए राहत और मर्दों के लिए आफत। सर की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जम्मू की जितनी भी फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक सेफ्टी के साथ है। मेटाडोर्स में हम जाते हैं, इतना रश रहता है, बैठने की जगह नहीं होती, बहुत सी चीजें दिक्कत देती हैं हमें, बट यहाँ पे एक चीज है कि सेफ्टी के साथ ये चीज दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। अपनी काम की जगह पे पहुँच सकती हैं, टाइम पे पहुँच सकती हैं, 2 पैसे बचा सकती हैं, वो सेफली और सिक्योरली अपनी एम्प्लॉयमेंट की जगह पे जा सकती हैं। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, लड़कियां स्टूडेंट हैं, वो 2 पैसे बचा के बुक्स
ले सकते हैं, अपनी स्टेशनरी ले सकते हैं। तो 2 पैसे जिस घर में बचे उनको अच्छा ही लगता है। तो थैंक यू JNK गवर्नमेंट फॉर मेक। जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी के बसेस चल रहे हैं, श्रीनगर और जम्मू दोनों में, साथ साथ जितने भी SRTC के बसेस हैं वो सारे बसेस को फ्री किया गया है लेडीज़ के लिए। और इसमें फ़ीमेल पैसेंजर यानी कि बच्चे भी और महिलाएं भी, उनके लिए फ्री किया गया है। और कोशिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। आज के इस दिन पे हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और ख़ासकर लेडीज़ को, अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को, कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है। इस तोहफे का फ़ायदा उठाइए और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगी इसमें। शुक्रिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा है कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रीष्म ऋतु में होगी समुचित जलापूर्ति। पटेल ने कहा, प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर बजट घोषणा के अनुरूप इस वर्ष 2500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, पेयजल संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटीजेंसी के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध करवाया गया है। खेजड़ी शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जोधपुर के प्रतिनिधि मंडल ने बजट घोषणा में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम और जोधपुर से खेजड़ी तक SH61 सड़क चौड़ाईकरण कार्य लागत राशि 25 करोड़ रुपए के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का आभार जताया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।